हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बीते लगभग 15 महीनों से मध्य पूर्वी एशियाई क्षेत्र लगातार युद्ध की भेंट चढ़ता रहा। मैं इशारा कर रहा हूं इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा लगातार जिस तरीके से बम्बार्डिंग की गई, उसके बाद इजराइल ने क्या कहा, वी आर एट वॉर। और उसके बाद ये युद्ध इतना घमासान हो गया कि उस पूरे रीजन को इसने अपने चपेट में ले लिया और इसके कारण आर्थिक और मानवीय संकट की स्थिति से यह क्षेत्र जूझता रहा। कभी यमन के हौदी विद्रोही, कभी लेबनान की हिजबुल्लाह, कभी गाजा की तरफ से हमास, कभी इजराइल, कभी ईरान, न जाने कितने ऐसे पक्ष थे जो लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट में युद्ध में बने रहे। दोस्तों, अब जाकर के इस युद्ध को एक पूर्ण विराम की स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं जो ये बातें कह रहा हूं पूर्ण विराम की, ये कितनी सही साबित होगी ये तो आगे आने वाले समय से ही पता चल पाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 19 जनवरी से सीज फायर यानी कि युद्धबंदी लागू की जाएगी और इसके अंतर्गत जो भी कंडीशंस हैं उसको फॉलो करने की कोशिश भी की जाएगी। दोस्तों, बीते लंबे समय से इस बात को लेकर के वार्ताएं चल रही थी। कतर के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र की अगुवाई में इस तरीके से जो नेगोशिएशंस का दौर था वो होता रहा था और अब जाकर के ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि 19 जनवरी से सीज फायर लागू किया जाएगा और दोनों पक्षों के द्वारा इसे फॉलो किया जाएगा। हालांकि कुछ जो एंगल हैं वो ये भी बताते हैं कि जो इजराइल और हमास है ये अपने अपने लेवल पर इस सीज फायर की कुछ कंडीशंस को लेकर के आपत्तियां भी दर्ज कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे और जब खबरें निकलेंगी और जब जानकारियां मिलेंगी उसी के आधार पर पता चलेगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर से आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल जो वर्तमान में स्थिति है वो यही दर्शा रही है, इजराइल के कैबिनेट के द्वारा इस मामले में वोटिंग की बात कही गई है और इस संदर्भ में आगे की जो भी कवायदें होंगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इसी बिंदु को थोड़ा विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, इसके एक एक पक्ष को देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको दे दूं कि 27 जनवरी से P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है। ये एक खास बैच है जिसे प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच का नाम दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं। जैसे कि यदि आप IAS प्री परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को होने वाली जांच परीक्षा में यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि, प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी। दोस्तों, इस खास बैच से जुड़ने के लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप 2026 को टारगेटेड बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप 28,999 रुपए में, और यदि आप 2027 के लिए टारगेटेड बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए आप मात्र 34,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस संपूर्ण बैच को अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से पूरा करते हैं तो आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी यानी कि जीएस के पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक की तैयारी, सीसेट की तैयारी, एसे की तैयारी समग्र तौर पर हो सकती है। तो इस लिहाज से ये बैच आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना हो गई। अब हम लोग फिर से मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल और हमास के बीच में इस संदर्भ में डील पर सहमति की बात कही गई है। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से इस डील को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मध्यस्थों ने इस डील के संदर्भ में जो भी अपने पक्ष हैं वो रखे हैं और उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हम अब आने वाले समय में इस डील को 3 फेजेज में लागू करेंगे। जो पहला फेज है वो 19 जनवरी से लागू किया जाएगा। ठीक है जी। जो बाकी के जो 2 फेजेज हैं उनके संदर्भ में बहुत अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पहले फेज के संदर्भ में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें पहली बात तो यही कही जा रही है कि देखो भाई, शुरुआती तौर पर हम 6 सप्ताह के लिए इस डील को लागू करेंगे। यानी कि पहले हम देखेंगे कि क्या ये एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सीज फायर लागू तो कर दिया और उसके बावजूद भी इनडायरेक्टली हमले हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। तो इसलिए इसे शुरुआत में
6 सप्ताह के लिए लागू करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा मध्य गाजा से इजरायली सेना की क्रमिक तौर पर वापसी हो जाएगी, यानी कि 1 बाय 1 धीरे धीरे करके जो इजरायली सेना वहां पर हैं वो वापस होंगे और जो भी विस्थापित फिलिस्तीनी हैं उनको उत्तरी गाजा वाले क्षेत्र में वापसी करने की भी इजाज़त दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर निकलकर गाजा के अंदर 1 किलोमीटर चौड़े बफर जोन में जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन यहां पर निकल रहा है। इसके अलावा हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से युद्ध की शुरुआत हुई तब से हमास ने बड़े लेवल पर कई सारे नागरिकों को, यहाँ तक कि विदेशियों को भी अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की और इसको लेकर के हमेशा असमंजस जैसी स्थिति देखी गई कि पता नहीं उनमें से कितनों को जिंदा छोड़ा गया और कितनों को मार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर देखे जाने की बात की जा रही है। महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले रिहा किया जाएगा और देन फिर बाकी के जो बंधक हैं उनको भी रिहा करने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा भी कहा जा रहा है कि देखिए, हर इजरायली बंधक के लिए 30 फिलिस्तीनी कैदी और हर महिला सैनिक के लिए 50 कैदी रिहा किया जाएगा। यानी कि इस तरीके से ये जो कैलकुलेशन है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर नागरिक बंधक जो इजराइल का है उसके लिए हम 30 फिलिस्तीनी को रिहा करेंगे। आपने एक इजरायली बंधक को छोड़ा तो हमने 30 फिलिस्तीनी को छोड़ा। वैसे ही एक महिला सैनिक को आपने रिहा किया तो हम 50 कैदी को रिहा करेंगे। इस तरीके से ये बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा इजराइल पहले चरण के अंत तक 7 अक्टूबर 2023 से हिरासत में लिए गए सभी फिलिस्तीनी महिलाओं और 19 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी रिहा कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे कंडीशंस इसमें लागू किए जाएंगे। जो फर्स्ट फेज की बात कही जा रही है, ये सारे टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस किस कंडीशन के आधार पर हम किस तरीके से काम करेंगे। वहीं बंधकों की रिहाई की शुरुआत में अमेरिका की उपस्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी ताकि किसी भी स्तर पर घालमेल ना किया जाए, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया जाए, है ना। यदि अमेरिका वहां पर रहेगा तो अमेरिका इस बात का प्रमाण तो रहेगा ना भाई कि हाँ, हमारी हाजिरी में ये सारा कुछ हुआ है ना। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी अनुपस्थिति में कुछ भी इन लोगों ने और कुछ भी कर दिया है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। युद्ध विराम के दौरान हर दिन गाजा में मानवीय सहायता के लिए कुल 600 ट्रकों को जाने की अनुमति दी जाएगी। जाहिर सी बात है, गाजा में इतने बड़े पैमाने पर त्रासदी मची है तो मानवीय सहायता की दरकार तो लगातार है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने जब इस समाचार को सुना, जब भारत सरकार को बताया गया कि देखिए साहब अब युद्धबंदी की बात की जा रही है, तो भारत सरकार की तरफ से भी यही प्रतिक्रिया दी गई कि निश्चित तौर पर हम इस तरीके से जो कदम उठाए गए हैं इसका हम स्वागत करते हैं और त्वरित स्तर पर जो भी मानवीय सहायता होनी चाहिए वो उस पार्टिकुलर रीजन में देने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरे चरण की डील की बात करें, यहाँ तक अब हम लोगों ने जो देखा वो फर्स्ट फेज की डील है। दूसरे फेज की डील की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि देखो भाई, पहले हम ये विचार करेंगे कि पहला चरण तो पूरा हो जाए, पहले चरण के 16वें दिन से हम दूसरे चरण की ओर को लेकर के बातचीत शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट फेज के जस्ट अगले दिन से ही हम इस पर काम करेंगे, नहीं। पहले चरण के 16 दिन जब हो जाएंगे और उसके जो इम्पैक्ट हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे, तब हम इस पर काम करेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें सभी शेष बंधकों की रिहाई की जाएगी, स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी की भी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक टर्म मेंशन किया हुआ है ये है स्थायी युद्ध विराम, है ना। अभी मैं कह रहा था ना कि पता नहीं इस युद्ध में पूर्ण विराम की संभावना होगी या नहीं होगी, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। यदि सीज फायर सही तरीके से लागू होता है, यदि ये सफल होता है, तो इसके संदर्भ में आगे के जो ऑप्टिमिस्टिक स्थितियां हैं उसको यहाँ पर देखने की कोशिश की जानी चाहिए। हमास बाकी पुरुष बंधकों को भी रिहा करेगा। ये सब सेकेंड डील में होगा, न कि फर्स्ट डील में। इसके अलावा गाजा से इजरायलियों की पूरी तरीके से वापसी की जाएगी कि ठीक है भैया, अब आप लोग वापस चले जाइए। ये सारी बातें सेकेंड डील से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों
थर्ड चरण की यदि हम बात करें, तीसरे चरण में क्या कुछ होने की बात कही जा रही है, तो जितने भी मृत इजरायली बंधकों के शव हैं इनको मृत फिलिस्तीन लड़ाकों के शव के साथ एक्सचेंज किया जाएगा। सीधी सीधी बात है कि भाई दोनों ही पक्ष से लोग मरे हैं ना, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि केवल इजराइल के पक्ष से ही मरे हैं, गाजा की तरफ से नहीं मरे हैं, या फिर केवल गाजा की तरफ से ही मरे हैं, या हमास की तरफ से ही मरे हैं, इजराइल की तरफ से नहीं मरे हैं। ऐसा तो नहीं है ना, दोनों ही तरफ से हताहत हुए हैं। तो यहाँ पर इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये काम हम लोग थर्ड फेज में करेंगे। इसके अलावा मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में गाजा में पुनर्निर्माण योजना को लागू किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें संयुक्त राज्य नहीं है, बल्कि इस पार्टिकुलर फेज में संयुक्त राष्ट्र की भी भूमिका होगी। वहीं गाजा में आने जाने के लिए सीमा पार मार्गों को फिर से ओपन किया जाएगा ताकि एक जो सामान्य जनजीवन है उसे और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों जल्दी से हम लोग ये देख लें कि जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई वो किस कंडीशन में शुरू हुआ था, क्या कुछ हुआ था। तो मैंने आपको पहले ही बताया 7 अक्टूबर से 2023 से हमास के द्वारा बम्बार्डिंग की गई थी। इजराइल में करीब 1200 लोग मारे गए थे, कई सारे लोग घायल हुए थे, बंधक भी बनाए गए थे। फिलिस्तीन में 46,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और इजराइल ने ये कह दिया था कि वी आर एट वॉर। तो ये स्थितियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मैंने मानचित्र के माध्यम से भी इजराइल और बाकी जो मध्य पूर्वी एशियाई देश हैं जो इस लोकेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं उनको यहाँ मानचित्र के माध्यम से मेंशन किया है। तो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर पश्चिमी एशियाई वाले रीजन में जो इजराइल की स्थिति है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये है जो पार्टिकुलर रीजन, ये भूमध्य सागर का है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के तौर पर इसको जाना जाता है। और ये जो पार्टिकुलर रीजन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यही है इजराइल का इलाका। न जाने कितनी बार यूपीएससी में इस पार्टिकुलर लोकेशन को लेकर के सवाल पूछा गया है। यूपीएससी का पेटेंट एरिया है भाई, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो, है ना। ये जो आप पार्टिकुलर इलाका देख रहे हैं ये है सिनाई प्रायद्वीप, ये है लाल सागर और यहाँ पर है भूमध्य सागर, ये है मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, सीरिया और यहाँ पर बगल में ईरान। ये थोड़ा सा दूरी में है, इससे इसकी सीमा साझा नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो इजराइल की सीमा साझा होती है वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और यहाँ पर मिस्र से जो आप यहाँ देख रहे हैं ना मिस्र, तो ये सिनाई वाला प्रायद्वीप वाला इलाका है और इसके साथ में इसका जो एक अटैचमेंट है वो दिखता है। फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से भी सीमा साझा करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये इकलौता देश है जहां बहुसंख्यक यहूदी जनसंख्या की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है और यही तो बहुत बड़ा रीजन माना जाता है इजराइल और फिलिस्तीन या इजराइल और हमास के बीच में टकराहट का, कि एक तरफ यहूदी धर्म को महत्व देने वाले लोग हैं और एक तरफ इस्लाम को महत्व देने वाले लोग हैं। और ये पार्टिकुलर एरिया जो है इसमें इस्लाम बहुल जनसंख्या कई सारे देशों में हमें देखने को मिलती है। वहीं जब हम गाजा पट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच में लगभग 360 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह जो भूभाग है दिखता है। यही है गाजा स्ट्राइप, गाजा पट्टी के तौर पर भी इसे आप जानते हैं। फिलिस्तीन देश के हिस्सा के तौर पर इसको माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यदि हम बात करें तो गाजा के लगभग 80% निवासी प्रवासी हैं, यानी कि वो बाहर से आकर के यहाँ पर बस गए हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाले इलाकों में से इसे एक माना जाता है और गाजा का हवाई और तटीय क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। गाजा का जो हवाई एरिया है या फिर जो कोस्टल रीजन है ये इजराइल के नियंत्रण में है। इसके अलावा मिस्र से लगी गाजा की सीमा मिस्र के कंट्रोल में है। ऑब्वियस सी बात है भाई कि भाई ये जो गाजा पट्टी वाला इलाका है यहाँ जो मिस्र से इसकी सीमा टच होती है ये मिस्र के कंट्रोल में है। ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर मानचित्र के आधार पर आप देख सकते हैं। तो इस चर्चा के माध्यम से मैंने टोटलिटी में वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उसके बारे में बताया कि कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के कवायद के बाद सीज फायर को अब आगे प्रोसीड किया जा रहा है और ये अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस सीज फायर को किस सीमा तक प्रभावी बनाया जा सकता है।
अलग अलग देशों के द्वारा इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। भारत के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके ये जो सीज फायर है लागू किया जाए। अब ये दोस्तों यहाँ पर कई सारे जो अन्य डायमेंशंस है उसे भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो इजराइल है ना, यहां पर जो एक वैश्विक कूटनीति है, वैश्विक जो स्थिति है उसे भी हम जरूर ध्यान में रखें। इजराइल का साथ हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया गया, गेटिंग इट। इसके अलावा इजराइल के अगेंस्ट में लेबनान, इस तरफ से ईरान, इस तरफ से यमन, इस तरफ से सीरिया, इस तरफ से गाजा, है ना। इन सभी का जो प्रभाव है, इन सभी का जो एक अटैक है वो लगातार देखा जाता रहा। इजराइल ने इन सभी के अगेंस्ट में जो अपनी प्रतिक्रिया है लगातार देने की कोशिश की है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका से सपोर्ट मिलता रहा। सीरिया में अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने देखा कि किस तरीके से तख्ता पलट हुआ। वहां पर जो HTS है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि बशर अल असद की सत्ता को हटा करके और वहां पर जो HTS है उसने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। बशर अल असद चले गए रूस। वहीं लेबनान का जो हिजबुल्ला है उसके साथ भी अभी कुछ दिन पहले शांति वार्ता की कोशिश भी की गई थी। वहीं ईरान के साथ में लगातार इजराइल का जो टकराव है वो जग जाहिर है। यमन के जो हौदी विद्रोही हैं इनके साथ भी जो इजराइल का टकराव है ये जग जाहिर है। लाल सागर वाले क्षेत्र में यमन के हौदी विद्रोहियों के द्वारा लगातार न जाने कितने व्यापारिक जहाजों के साथ में एक विध्वंसात्मक कार्रवाई की गई, है ना। उधर से हमास के द्वारा लगातार इजराइल के अगेंस्ट में कार्रवाई की गई और इजराइल ने भी इन सभी के अगेंस्ट में अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो ये जो वर्तमान में युद्धबंदी की बात की जा रही है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये युद्धबंदी केवल और केवल इन्हीं दोनों के बीच में सक्रिय तौर पर काम करेगी या फिर इन सभी के साथ जो इजराइल का वर्तमान में परिदृश्य है, जो एक तनाव है, इस तनाव को भी अब और अधिक मिटिगेट करने की कोशिशें की जाएंगी। और किस सीमा तक मिटिगेट किया जा सकता है यह भी आगे भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर कई सारे जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, इन सभी की जो कोशिश है वो यही है कि यदि ये पार्टिकुलर इलाका थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो इस क्षेत्र से जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी, इस क्षेत्र का जो आर्थिक महत्व है उसे फिर से बरकरार किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2023 में ही जो IMEEC यानी कि इस पार्टिकुलर रीजन से जो भारत और मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी, ये इस रास्ते से होते हुए जाता है ना। और इस लिहाज से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो क्षेत्र है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से भी यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में ये संपूर्ण जो कवायदें हैं ये कहीं ना कहीं यदि सफल होती हैं तो फिर इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम लोग अब यहीं तक सीमित रखते हैं। इसके बाद जैसे भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। कुछ नया अपडेट होगा तो उस अपडेट पर भी बातचीत की जाएगी। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते मैं फिर से आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से इसकी तैयारी करें तो आपका स्वागत है इस खास बैच में, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी से सुबह में 8 बजे से की जा रही है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके जरिए आप 2026 के लिए 28,999 रुपए और 2027 के लिए 34,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें 2 खास विशेषताएं हैं। मैं फिर से बता दूं कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाने पर आपकी पूरी फी वापस कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपके पास मासिक 11,000 रुपए जीतने का भी मौका मिल सकता है यदि आप इस बैच से जुड़ते हैं। और हर एक माह के अंतिम रविवार को जो टेस्ट आयोजित किया जाएगा उसमें यदि रैंक 1 लाते हैं तो आपको इस प्रोत्साहन राशि से नवाजा जाएगा।
तो देरी किस बात की। और इस बैच से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के लिंक में जाकर के इसके बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।